अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, एक ज़माना हो गया हम ये बात सुनते आए हैं कि इस्लाम जो है ना वो कंपैटिबल नहीं है, वो किसी और के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, मुसलमान किसी और के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। और ये बात किसी हद तक करेक्ट भी है, क्योंकि प्रॉब्लम इज़ इन द बेसिक टीचिंग। बेसिक टीचिंग में ही जब आपको सिखाया जाता है कि आप गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं कर सकते, आप उनसे ताल्लुकात नहीं रख सकते, जैसे कि मौलवी खादिम रिजवी ने कहा था कि अगर आपको मजबूरी भी है कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती या रखनी है या ताल्लुक़ रखना है, तो इतना ताल्लुक़ रखो कि जितना आपका टॉयलेट से ताल्लुक़ होता है, कि आपका टॉयलेट जाना ज़रूरी होता है, तो आप जितना टॉयलेट के पास जाते हो जितनी देर के लिए, उतना ही ताल्लुक़ रखो। इस हद तक ये मौलवी, इस्लाम के जो फतवे देने वाले मौलवी हैं, ये आम आदमी को सिखाते हैं बचपन से मदरसों में। तो ऑफ कोर्स फिर ये इस टीचिंग का ही मसला है कि ये किसी में एडजस्ट नहीं हो सकते। ये जहाँ पे मेजॉरिटी होते हैं वहाँ पे माइनॉरिटी को मिटा देने पे तुल जाते हैं, ख़त्म कर देने पे तुल जाते हैं। ये तो कॉलोनाइजेशन जब हुई मुसलमानों की, जब यूरोप ने पूरी दुनिया पे कब्ज़े करने शुरू किए, उससे पहले तो मुसलमान कब्ज़े कर रहा था पूरी दुनिया में। तो जहाँ भी कब्ज़े कर रहा था मुसलमान, वहाँ पे गैर मुस्लिमों को, नॉन मुस्लिमों का सफाया कर देता था। और वहाँ पे तकरीबन एक इंडिया के अलावा हमें कहीं और की मिसाल नहीं मिलती। आप जितने भी मुस्लिम देश देख लें, वो नॉन मुस्लिम थे 1000-1200 साल पहले। लेकिन वहाँ पे अब जैसे इंडोनेशिया ले लें, सीरिया ले लें, इराक़ ले लें, जॉर्डन ले लें, आप अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका के मुल्क ले लें, आप साउथ ईस्ट एशिया के ले लें, आप इधर पाकिस्तान, बांग्लादेश जो इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे, अफ़गानिस्तान, ईरान, बेशुमार कंट्रीज़ हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स थे, वो 100% मुसलमान हो गए। लेकिन जहाँ पे ये माइनॉरिटी में होते हैं, वहाँ पे वो मासूम बन के, मीठी छुरी बन के, साजिशें करके आस्ते आस्ते घुसते जाते हैं। जैसे वो ऊँट की कहानी आपने सुनी होगी, हमने तो बचपन में सुनी थी कि एक आदमी था अरब, उसका वो रेगिस्तान में, सहरा में जा रहा था, रात पड़ जाती है तो वो अपने ऊँट से उतरता है, अपना टेंट निकालता है ऊँट पे से, और टेंट लगा के उसमें सो जाता है। तो थोड़ी देर होती है तो ऊँट आवाज़ देता है अपने मालिक को और उसको कहता है कि मालिक, सर्दी बहुत है तो मैं अपना खाली मुंह ऊँट के टेंट के अंदर रख सकता हूँ? तो मालिक ने कहा ठीक है। तो उसने अपना मुंह घुसाया। फिर कहता है मालिक, सर्दी बहुत लग रही है, मैं अपनी गर्दन भी अंदर कर सकता हूँ? तो उसने कहा ठीक है, कर लो। करते करते मालिक बाहर था और ऊँट पूरा टेंट के अंदर था। तो ये इनका भी तरीक़ाकार यही होता है कि जिस सोसाइटी में जाते हैं, जैसे आज ये मौलवी, ये इमाम जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेशली वो इन सारे मुद्दों पे, सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इनको आप सुने तो ये बड़ी करेक्ट बात करते हैं कि किस तरह मुसलमान अपनी जगह आस्ते आस्ते बनाता है। इमाम तौहीदी की बात सुनिए। Talk about the political correctness. Is that going to be the death of our societies around the world? It is the current beginning of the death. It's already happening. There are areas in France where Christians cannot walk freely. President Macron has come out saying that the Islamist movements want to secede from France. This is a leader of a country telling you that he has lost control. He's admitting finally that he has lost control. There are serious agendas being played in that region. Look, I am a Muslim, but I cannot live in an Islamist theocracy. I can live in a Christian government based on their constitution, because that is where peace lies.
I can't live in a place where ISIS rules the area. That's no Muslim with a brain that works would want to live under ISIS, right? And when we come to the West trying to warn the governments and intelligence agencies about what is happening, about the people we fled from, we have this new political correctness agenda that tells us, oh, we're the racists, we're the ones who are traitors, and the extremists needs to be understood and embraced, and they have a point, let's listen to them. And sooner or later they're in parliament, they're in government, and there you go in America, you have Ilhan Omar and Rashida Tlaib changing the narrative in Washington that is now affecting the whole, influencing and affecting the narrative around the world, attacking Jews, attacking Christians, and this is just the beginning. So if Christians don't wake up, Christian leaders don't wake up, then we Muslims who fled from extremists can't help you anymore. We tried warning you. तो अजीज दोस्तों, यही इनका इशू है, यही इनका मसला है। ये ओपनली मुसलमानों के साथ, नॉन मुसलमानों के साथ मुसलमानों का रहना गलत करार देते हैं। ये साफ अल्फाज में अपने मानने वालों को कहते हैं कि अगर आप मेजॉरिटी में हैं तो आप माइनॉरिटी को दावत दें इस्लाम की। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते। When Muslims go and conquer the adjacent country, the Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. But the ruling is for Sharia. If they refuse, then we have to fight. Then we capture you, you become our slaves, and we take your land. Because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this. Maybe in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong. Just yeah. If they refuse, two good options. You didn't go along with it. Yeah, I think people in the West believe that that's just what happened hundreds of years ago and doesn't happen anymore. And it's not over for a lot of societies. देखा ना आपने, ये इनका तरीका वारदात है। ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एडजस्ट करेंगे दूसरों के साथ। ये एक मिसाल है कि जहाँ पे माइनॉरिटी में है ना, वहाँ पे ये दूसरों को आपस में लड़ाते रहते हैं। अब एक मिसाल भारत की आप ले लें। आप इनका वो देखें कि जब भी कोई चीज़ होगी तो वो कम्युनिस्ट को, लेफ्ट को, लिबरल्स को, सिक्युलर्स को अपने साथ मिला के वारदात करते हैं। क्योंकि 145 करोड़ का देश है, ये हार्डली 15-20 करोड़ हैं। तो फिर ये इन लोगों को मिलाते हैं, इन लोगों को। अब एक मिसाल ले लें कि केरला स्टोरी की फिल्म जो आ रही है, इसमें मुसलमान इतना नहीं बोल रहा जितना ये बोल रहे हैं, सिक्युलर और लिबरल्स और ये सारे बोल रहे हैं। ज़्यादातर मुसलमान भी बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमान से ज़्यादा ये लोग बोल रहे हैं। इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सच इनसे क्यों हजम नहीं होता? तो कोई भी चीज़ होगी, आप दिल्ली में जो हुआ था प्रोटेस्ट, उसको देख लें, बंगलोर में जो हुआ था प्रोटेस्ट, उसको देख लें। जहाँ होगा वहाँ पे ही अपना किरदार भरपूर तरीके से निभाते हैं, बलवा कराने में, हंगामे कराने में, और ख़ुद मासूम बने रहेंगे। पथराव करेंगे, जब जवाब में पथराव होगा तो मासूम बन के विक्टिम कार्ड लेके आ जाएंगे। फिर इनके लिखारी, एक तो मुसलमानों के लिखारी, ऊपर से फिर वो अपीजमेंट वाले लिखारी जो कि दूसरी कम्युनिटी के हैं, जो सिक्युलर हैं, जो मतलब आप मुख्तलिफ इनके वायर और कितने इनके प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर इंटरनेशनल मीडिया को, और ये बड़ा इनका एक इकोसिस्टम वर्क करता है। अजीज़ दोस्तों, जैसे कि अभी जंतर मंतर पर रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। अब वो तो मैं उस पर डिटेल में मैं भी बता चुका हूँ। दुनिया अब उनको एक्सपोज कर रही है कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, सब हो जाएगा। मेरी एक दिल्ली में किसी से बात हो रही थी, बहुत ही अंदर के आदमी है जिनको काफ़ी चीज़ों का पता है। मैंने कहा ये कब तक चलेगा? बोला मंडे ट्यूसडे तक। मैंने कहा क्या कोई, बोला हाँ इलेक्शन हो जाएंगे ना, कर्नाटका के इलेक्शन हो जाएंगे, इसके बाद देखना दुकान बंद कर देंगे। ये कर्नाटका इलेक्शन के लिए हो रहा है। तो मैंने कहा इसका फ़ायदा बीजेपी को हो रहा है, नुकसान को हो रहा है?
तो बोला अब छोड़ें, लेकिन ये सारा इलेक्शन का ड्रामा है। तो अब जंतर मंतर पे जो हो रहा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे एक ही कौम लगाती है, आपको पता ही है। सरतम से जुदा, टुकड़े टुकड़े, ये वो सब, ये इस टाइप के जितने नारे हैं आप इनका देख लें, मोडस ऑपरेंडी, ये एक ही है कौम। तो ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब ये लड़की है, आप ये देखें कि ये लड़की हिजाब पहन के आई है, आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रही है। जंतर मंतर पे रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ ब्रिजभूषण जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट फलान ढुमकान। आज़ादी कहाँ से आ गई इसमें यार? आज़ादी आज़ादी के नारे, और जब इससे सवाल किया जा रहा है तो इसके पास कोई जवाब नहीं। जब सवालों के जवाब ना हो तो ये बोल दो, सवालों के जवाब ना हो तो ये बोल दो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हम दिखाएंगे यहाँ पे आजादी के नारे लगे हैं, यहाँ पे जातिगत नारे लगे हैं। अरे ब्राह्मणवाद से आजादी, अरे आरएसएस से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी, आरएसएस, ब्राह्मणवाद, मोदी योगी, यहाँ क्या मतलब है इन सब? इन्होंने बोला रिकॉर्डेड है, मेरे पास रिकॉर्डेड है। इसका सवाल, यू आर हियर टू सपोर्ट रेसलर्स ना? या तो आजादी स्लोगन्स का क्या मतलब है? यहाँ ब्रिजभूषण की बात होनी चाहिए। आप इस आंदोलन को कमजोर कर रही हैं इस प्रकार के नारों को लगा के। we are demanding the arrest of the Brijbhushan and बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहलवानों की बात में आजादी के नारे का क्या मतलब है? आप आंदोलन कमजोर करना चाहते हैं, इससे सवालों से नहीं बच पाएंगे आप। हरेसमेंट से आजादी चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला गया है, ये नहीं बोला गया। ब्राह्मणवाद से आजादी की बात कर रहे हैं, बात आरएसएस से। मेरे पास वीडियो है, पहलवानों के आंदोलन में आजादी नारे का क्या मतलब है? क्या आंदोलन कमजोर नहीं कर रहे ये लोग? यहाँ पे कुछ लोग फ्रेटर्निटी मूवमेंट के आए, ये पहलवानों का आंदोलन है। अजीज दोस्तों, ये है सारा इनका हिसाब किताब। मैंने आज ये वीडियो बनाने का मेन मकसद जो था ना, वो मैं अब जो आखिरी में वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेन मकसद वो वीडियो है। आप ये देखें कि ये हम इनके दर्द समझते हैं, क्योंकि हम भी मुहाजिर हैं, ये भी मुहाजिर हैं। ये पाकिस्तान से हिजरत करके गए थे, हम भारत से हिजरत करके आए थे। लेकिन कम से कम हमें मज़हब की बुनियाद पे, या फिर हम में से वो लोग जो भारत में रह गए मुसलमान, इनको कम से कम वो तो नहीं फेस करना पड़ रहा जो इन लोगों को पाकिस्तान में करना पड़ रहा है। एक मुसलमान को कहीं तकलीफ़ हो ना, फ़लस्तीन में कहीं भी, पूरी दुनिया का मुसलमान खड़ा हो जाता है। 56 देश मुसलमानों की बात करना शुरू कर देते हैं। ये तो वो बदबख्त लोग हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं कि इनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। भारत करोड़ों इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, म्यांमार, रोहिंग्या, पता नहीं कहाँ से करोड़ों इलीगल माइग्रेंट बर्दाश्त कर रहा है। ये एक छोटा सा हिंदुओं का है, बुला लो इनको यार। और ये मेहनती कौम है, ख़ासतौर पे ये जो पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी है, मेहनती है। ये आप पे बोझ नहीं बनेंगे, ये टैक्स पेयर बन जाएंगे अगर आप इनको थोड़ा सा सहूलत देंगे तो। ये शरीफ लोग हैं, न क्राइम में हैं। रोहिंग्या का तो आपको पता ही है क्राइम। हमारा एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का मार्च का जो न्यूज़लेटर है, उसमें मैंने रोहिंग्या के बारे में तफसील से बताया है। तो ये तो शरीफ कौम है, कानून के दायरे में रह के चीज़ें करते हैं, बड़े ही साफ़ सुथरे लोग हैं, मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ये पाकिस्तान के हिंदुओं का केस है। ये मुझे कोई, मेरा ख्याल है कि 40 लोगों ने भेजी है व्हाट्सएप पे ये वीडियो। कई दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि इसको मैं प्रमोट करूं। तो ये तो मेरा अपना केस है, ये मेरा, मैं अगर देखूं तो ये सिंध के लोग हैं, मैं भी सिंध में पैदा हुआ हूं। मैं अगर देखूं तो ये एक मजलूम कौम है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से मेरा बनता है ये। तो अजीज़ दोस्तों, ये वीडियो देखिए, इन साहब के चेहरे से जो दर्द छलकता है वो देखिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। Dear Mr. Modi, Mr. Amit Shah, Mr. Jayashankar,
मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ, रिटायर्ड हूँ, सिंधी हिंदू हूँ। 1947 में बहुत सारी फैमिलीज, हमारे भी रिश्तेदार इंडिया माइग्रेट हो गए, मगर बहुत सारे ऐसे बदनसीब भी थे जो रह गए। वो इसलिए रह गए कि ट्रेनें ऑल ऑफ सडन बंद कर दी गई। जो भी हुआ, अभी हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन के, कोई कहता है हम 1% हैं, कोई कहता है 2% हैं, जो भी हैं, मगर हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, मगर हकीकत तो कहनी पड़ेगी ना। हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। गुजरे हुए 12 सालों में कोई 13 से 14 हज़ार लड़कियों का मजहब बदला गया है। 2 दिन पहले, एक दिन के अंदर 6 हिंदू लड़कियों का मजहब बदला गया। हम कुछ कर भी नहीं सकते और हम चाहते भी नहीं हैं कि आप हमारी वजह से पाकिस्तान से कोई फट डालें। हमारा मकसद ये नहीं। हम सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि प्लीज़ ये जो पाकिस्तान, इस्लामाबाद एम्बेसी पाकिस्तान में जितने भी हिंदू और सिख लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हैं माइग्रेशन के लिए या इंडिया एज ए रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए। कोई कहता है 10,000 हैं, कोई कहता है 1 लाख हैं, मगर बहुत हैं। लोग बैठे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन 1-1, 2-2 साल से पड़ी हुई है। मेरा 2 साल पहले मेरा एक भांजा उस अपनी बहनों के साथ माइग्रेट होना चाहता था, उसको वीज़ा नहीं मिली। बाद में उसकी बहन को किडनैप करके, उसको अगवा करके उसका मजहब बदल गया। ऐसे किस्से बहुत हैं सर। हम लोग मजबूर हैं। हमारी लड़कियों को से कभी फंसाया जाता है, कभी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कभी उनको बकरी की तरह उठा के ले जाते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। न पुलिस हमारी सुनती है, न जजेस हमें इंसाफ देते हैं, न चीफ मिनिस्टर हमारी सुनता है। हम करें क्या, कहाँ जाएं? हम मजबूर हैं। हमारी बेटियां मुश्किल में, हमारी माएँ रोती हैं। सर, आपकी भी तो माँ थी, अभी नहीं है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता, वो भी तो रोती ना सर। प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए। आप बॉर्डर खोल दीजिए, थरपारकर का, खोखरा पार का। जो गरीब, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, उसको आने दें। ये बेचारों की हालत ऐसी है, जब इनकी बेटियां अगवा हो जाती हैं तो ये लॉयर की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते सर। इनको अपनी झूपड़ी बेचनी पड़ती है। इन बेचारों को झूपड़ी बेचने के बाद भी, लड़की के कहने के बाद भी कोर्ट में कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमें ज़बरदस्ती अगवा किया, हमारा मजहब बदला गया, जज साहब हमें अपने माँ बाप के पास भेजिए। नहीं भेजते हैं सर ये लोग। क्यों नहीं भेजते हैं? शायद हम हिंदू हैं। मेरा हिंदू मुस्लिम से कोई वास्ता नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग जो उधर हैं गुस्से में आके अपने मुसलमान भाइयों को तंग करें। नहीं, ये मेरा मकसद ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जो जिधर है उसको वो उधर ही रहना चाहिए, मगर हम मजबूर हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारी माएँ रोती। हम करें क्या, कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें सर, किससे शिकायत करें? अगर 47 में मैं शशि थरूर जी को कहता हूँ, मैं मणिशंकर अय्यर जी को कहता हूँ, मैं दिग्विजय सिंह को कहता हूँ, सर अगर आपकी फैमिली 47 से पहले पाकिस्तान में इस सिंध के पार्ट में रह रही होती, आज अगर उनकी ऐसी हालत होती जैसी हमारी बहनों की और बेटियों की है, तो आप क्या करते सर? छोड़ो सर, हमारा क्या वास्ता सीए से, हमारा क्या वास्ता हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से। प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए, आप हमारी हेल्प कीजिए। देखिए सर, हमारे सिंधी भाई
पूरे इंडिया में रहते हैं, किसी ने आपको तकलीफ नहीं दी। गांधीनगर में LK आडवाणी भी रहता है। गांधीनगर में आप तो अमित शाह जी, मोदी जी, आप तो गुजरात से हैं, आपको पता है कभी किसी सिंधी ने कोई गलत काम नहीं किया। प्लीज़ बॉर्डर खोल दीजिए हमें, या वीज़ा दे दीजिए, एम्बेसी को करें कि हम लोगों की बच्चों की भी, हमारे लोगों की, हमारी बच्चियों की वीज़ा को क्विक प्रोसेस करें। थैंक यू।